Okay. How are you all? I hope you're all be good. I told you all yesterday that we're going to start lung collapse, but before that, we have small entities that need to be covered as well. Is it clear now, Ikra? Okay, thank you. So let us begin with this lecture. We are going to cover Goodpasture syndrome. First of all, does anyone have any idea what Goodpasture syndrome is? What is its basic pathology? Is it autoimmune? Is it infective? What? Anybody? Yes, it is autoimmune. And what are the two basic organs that it involves? Lung and you've done kidney? Kidney, yes. It involves both lung and kidneys. And how does it do it? It is caused by autoantibodies against the non-collagenous domain of alpha-3 chain of collagen. Okay. पेशेंट्स कैसे प्रेजेंट करेंगे इसमें 40 to 60% develop pulmonary hemorrhages और अगर pulmonary hemorrhages हैं तो how would the patient present hemoptysis के साथ ठीक है इसके अलावा there would be renal disease as well ज़्यादातर केसेस इसमें कब होंगे इन टीन्स और 20s इसमें ज़्यादा मेल प्रिडोमिनेंस है आपको पता है अक्सर जो ऑटोइम्यून डिजीजेज हैं उनमें किसकी प्रिडोमिनेंस होती है जेंडर वाइज मेल्स की या फीमेल्स की फीमेल्स ठीक है बट यहाँ पर इन गुडपास्चर सिंड्रोम देयर इज मेल प्रिडोमिनेंस ठीक है इसकी बहुत ज़्यादा एसोसिएशन है विद स्मोकिंग सो अभी तक हमने क्या किया है इट इज़ एन ऑटोइम्यून डिजीज इसकी पैथोजेनेसिस बेसिकली इन्वॉल्व किन ऑर्गन्स को करेगी लंग एंड किडनीज को इसमें ऑटो एंटीबॉडीज बनती हैं अगेंस्ट द alpha-3 chain of collagen 4 ठीक है जी पेशेंट्स प्रेजेंट करेंगे विद पल्मनरी हेमरेजेस पल्मनरी हेमरेज आपको कैसे नजर आएगा क्लिनिशियन को एज हेमोप्टिसिस ठीक है स्पूटम में ब्लड होगा ज़्यादातर केसेस टीन्स और 20s में है एंड देयर इज मेल प्रीडोमिनेंस पेशेंट्स ज़्यादातर एक्टिव स्मोकर्स होते हैं ठीक है इट इज़ अ ग्रेट एसोसिएशन विद स्मोकिंग इसका जो ट्रिगर है फॉर फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट द बेसमेंट मेम्ब्रेन इट इज नॉट नोन the epitopes that evoke anti-collagen antibodies are hidden within the molecule ठीक है और वो कैसे एक्टिवेट होंगे इसमें एक तो जेनेटिक बेसिस भी है और दूसरी ये कि जेनेटिक बेसिस होने के साथ साथ कुछ इन्वायरमेंटल इंसर्ट्स भी होंगे इन्वायरमेंटल इंसर्ट आपने क्या देखी अभी जो हमने कहा कि स्मोकिंग इसका एक कॉज है इसके अलावा जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन में इसकी एसोसिएशन है विद HLA सबटाइप्स ठीक है जैसे HLA-DR B1 और उसके आगे दो ये स्ट्रेन्स हैं 105 1501 और 1502 ठीक है जी सो क्लिनिकली आपको पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा विद हेमोप्टिसिस और रेडियोग्राफ अगर आप देखो तो कंसोलिडेशन हो रहा है ठीक है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है पेशेंट को लीडिंग टू रैपिडली प्रोग्रेसिव रीनल फेलियर अगर आपसे कोई पूछे कि इसकी रीनल इन्वॉल्वमेंट क्या है तो आप कहेंगे उसमें पेशेंट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के साथ प्रेजेंट करेगा दैट लीड्स टू रैपिडली प्रोग्रेसिव रीनल फेलियर मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इज बायोयूरेनिया ठीक है अब आपको पता है कि इसमें एंटीबॉडीज फॉर्मेशन है तो
इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? रिमूवल ऑफ दीज एंटीबॉडीज, और वो कैसे होगा? बाय प्लाज्माफेरेसिस एंड इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी। मॉर्फोलॉजी पे अगर आप देखो तो लंग्स वुड बी हैवी with areas of red brown consolidation. Red brown consolidation क्यों होगी? Due to hemorrhages. फोकल नेक्रोसिस भी हो सकती है ऑफ एल्वियोलर वॉल्स, ऑब्वियसली कि ब्लड सप्लाई जो है वो इतनी प्रॉपर नहीं है, एल्वियोलाई वुड बी नेक्रोज। और इसमें एल्वियोलाई कंटेन हेमोसिड्रिन लेडन मैक्रोफेजेस, ठीक है। आपको पता है नॉर्मली मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं लंग्स के अंदर, और यहाँ पर ये दे वुड बी हेमोसिड्रिन लेडन, व्हाई? बिकॉज ऑफ द hemorrhages that are taking place. There may be fibrous thickening of the septa. Fibrous thickening होगी resolution की जब stage आएगी, ये hemorrhages they would resolve and they would present with fibrosis. Is the voice clear now? Is it clear? Is it crashing for everybody else or just you? Please respond. Is it crashing for everybody else? Now? Okay. I'll repeat it. Let's start from the beginning. I've told you Goodpasture syndrome. What type of disease is it? It is an autoimmune disease. कौन से organs इसमें involved हैं? Most likely lungs and kidney. Autoantibody formation हो रही है against which component? Against the alpha 3 chain of collagen 4. Patient presents with most likely pulmonary hemorrhages जो present करेंगे with hemoptysis and renal disease. Renal disease आपको बताया है कैसे present करेगा, rapidly progressive रीनल डिजीज में। और पहले क्या होगा पेशेंट को? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। मोस्टली दिस डिजीज अकर्स इन टीन्स और 20s। जी जी वालेकुम सलाम। अच्छा कुछ लोगों को तो आ रही है। अच्छा अब फिर क्या करूँ मैं? नहीं नहीं इंटरनेट तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा तो हाँ वो मैं ले रही हूँ, कुछ स्टूडेंट्स तो कह रहे हैं ठीक है। अच्छा आप देखिएगा प्लीज। इज इट क्लियर नाउ? अब क्लियर है? इज इट क्लियर नाउ? I would like others to respond as well.
Okay, let's begin from the start. So Goodpaster syndrome is an autoimmune disease. Basically, it involves two organs, kidneys and lungs. There is formation of autoantibodies against the alpha-3 chain of collagen 4. How would the patients present? Mostly with pulmonary hemorrhages and to the clinicians with hemoptysis. And there is also renal disease. It is mostly a disease of genes. There is male predominance, unlike other autoimmune diseases in which there is female predominance. And there is a strong association with smoking. Everybody with me now? Okay, good. So what is the pathogenesis? As I've told you all, there is formation of antibodies against the basement membrane. Basement membrane का कौन सा component है? आपको पहले भी बताया है, alpha-3 chain of collagen 4. ठीक है? It is still unknown कि एंटी कोलेजन एंटीबॉडीज जो हैं वो कैसे सामने आती हैं, बट कुछ कॉजेज हैं, जैसे कि दो कॉजेज मोस्ट लाइकली हैं. एनवायरमेंटल इंसल्ट आपको पहले बताया, ड्यू टू स्मोकिंग, और दूसरा इसकी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन. इफ अ पर्सन जस्ट हैज जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन और उसकी कोई एनवायरमेंटल इंसल्ट नहीं है, तो देयर इज अ लाइकलीहुड. आप मुझे कौन सी स्लाइड्स एक्सप्लेन करने का कह रहे हैं? अच्छा, विल डू वन थिंग. अभी मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ और एंड में आपको दोबारा से करवाती हूँ, ठीक है? क्योंकि अभी मैं थर्ड टाइम इसको रिपीट कर चुकी हूँ, बाकी लोगों के लिए काफ़ी बोरिंग हो जाएगा. ओके, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है. अगर किसी पेशेंट की और एनवायरमेंटल इंसल्ट नहीं है, तो हो सकता है कि गुडपास्टर सिंड्रोम उस पेशेंट को डेवलप ना हो. सो क्या चीज़ें दो ज़रूरी हैं? जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन के साथ साथ देयर शुड बी एसोसिएशन विद एन एनवायरमेंटल इंसल्ट. ठीक है जी? सो क्लिनिकली पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा? आपको बताया था, पल्मोनरी हेमरेजेस होंगे, जो अगर आप रेडियोग्राफ पे देखें तो आपको कैसे नजर आएंगे? कंसोलिडेशंस की तरह. और क्लिनिकली पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा? विद हेमोप्टिसिस. ठीक है? मैनिफेस्टेशन इसकी हैं रीनल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वाली. ठीक है? और अल्टीमेटली ये लीड करता है टू रैपिडली प्रोग्रेसिव रीनल फेलियर. अभी आपने किडनी का चैप्टर किया, उसमें आपने किया होगा. डेथ का क्या कॉज है जी? यूरेनिया, वाई ड्यू टू रीनल फेलियर. And as all of you know that there is formation of autoantibodies in this disease, so they need to be cleared. या फिर ये कि पेशेंट की आप इम्यूनिटी बढ़ाएं, सप्रेस करें, सॉरी, ताकि ये इम्यून मैकेनिज्म जो है उसके ऑर्गन्स को डैमेज ना करें. सो पेशेंट कैसे ट्रीट होगा इससे? विद प्लाज्माफेरेसिस एंड विद इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी. ओके, आर यू ऑल विद मी? ओके, गुड गुड. बाकी सब लोग कहाँ हैं? सिर्फ दो तीन लोग हैं जो रिस्पॉन्ड करते हैं. इफ यू ट्राई एंड लिसन टू दीज लेक्चर्स, आपको इसी वक्त ही याद हो जाएगा. You won't even have to revise them. Okay, I've tried to simplify it for you guys, बहुत छोटा करके, ताकि एक तो आपको पता है इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं, दे आर मच बेटर. बट यहाँ पर जो है ऑब्वियसली हमारी मजबूरी है, तो आई हैव tried to simplify it and I've tried to highlight the important things, ताकि आप लोग देख भी लो, आपके जहन में बैठ जाए, ठीक है, रजिस्टर हो जाए आपके माइंड्स में. सो अभी तक आप लोगों को समझ आ गया?
what I've told you about Goodpasture syndrome. Rehan, I'll try to revise the two slides that you were saying uh, in the last, okay? Otherwise, it would get boring for everybody else. So, proceed करें हम आगे. Yes. अच्छा जी, मॉर्फोलॉजी में इसके आपको मैंने बताया था. कहीं भी लंग्स में अगर हेमरेज हो रहा है तो वो कैसे प्रेजेंट करेगा आपको रेडियोग्राफ में कंसोलिडेशन की तरह. ठीक है. वैसे अगर आप देखो उसका कट सेक्शन लंग्स हैवी नजर आएंगी और रेड ब्राउन कंसोलिडेशन उसमें नजर आएगी ड्यू टू हेमरेजेस. हिस्टोलॉजिकली क्या होगा, देयर वुड बी necrosis of the alveolar wall obviously because of this hemorrhages. Macrophages के अंदर hemocysteine laden particles होंगे. Why? Because of this hemorrhages. अब इस हेमरेज की वजह से आपको पता है जब रेजोल्यूशन होती है तो फाइब्रोसिस भी होगी, फाइब्रस सेप्टा डेवलप हो जाएंगे. ठीक है. इसके अलावा टाइप 2 न्यूमोसाइट्स जो हैं दे वुड हाइपरट्रोफी एंड देयर वुड बी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्लड इन दी एल्वियोलर स्पेसेस. ठीक है. हाइपरट्रोफी ऑफ टाइप 2 न्यूमोसाइट्स क्यों हो रहा है यहाँ पर? कैन एनीबॉडी टेल मी? एनीबॉडी? इट इज ड्यू टू व्हाई इज देयर हाइपरट्रोफी ऑफ टाइप 2 न्यूमोसाइट्स? आप मुझे ये बताओ टाइप 2 न्यूमोसाइट्स का फंक्शन क्या है? प्लीज रिस्पॉन्ड इन द टेक्स्ट. सर्फेक्टेंट फॉर्मेशन. ठीक है. वेरी गुड. टाइप 2 न्यूमोसाइट्स यहाँ पर हाइपरट्रोफी इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपको पता है इतना ज़्यादा हेमरेज है और न्यूमोसाइट्स जो है वो नेक्रोज भी हो रहे हैं. So others that are trying to compensate, they would get hypertrophy. ठीक है. समझ आ गई सबको? और जो आपकी एल्वियोलर स्पेसेस है उनके अंदर आपको पता है इतना हेमरेज हो रहा है. हेमरेज भी क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑब्वियसली ऑटो एंटीबॉडीज आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर जब अटैक कर रही हैं, ठीक है, तो इतनी इंजरी के बाद दे वुड लीड टू हेमरेजेस एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्लड इन दीज एल्वियोलर स्पेसेस. और यही ब्लड है जो बाद में ऑर्गेनाइज कर जाता है. ठीक है जी, सबको समझ आ गया? Everybody with me? Come on. I want all of you to participate. Okay? Actually, I hope you all have understood good posture syndrome. Now let us go to our main topic of today, that is atelectasis. Okay? Atelectasis, आपको पता है सबको, it is basically collapse of the lung. Okay? Atelectasis refers to either incomplete expansion of the lung. इनकम्प्लीट एक्सपेंशन कब होगी? हमारी लंग्स एक्सपैंड कब करती हैं? फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन द बेबी इज बॉर्न. ठीक है. और ड्यू टू कोलैप्स ऑफ द प्रीवियसली इन्फ्लेटेड लंग. प्रीवियसली इन्फ्लेटेड लंग कोलैप्स क्यों करेगी? इसके कॉजेज हम आगे देखेंगे. इसके टाइप्स हम आगे देखेंगे कितनी टाइप्स की होती है. अब इसका इफेक्ट क्या होगा कोलैप्स का? कुछ पल्मोनरी पेरेन्काइमा ऐसा रहेगा जिसमें देयर वुड बी नो एयर. ठीक है. और एयर नहीं है ऑब्वियसली पेरेन्काइमा में, तो देयर वुड बी नो गैस एक्सचेंज एज वेल. ठीक है जी. So coming on to the types of atelectasis, the first one is resorption atelectasis. Resorption atelectasis, why does it happen? Because of complete obstruction of an airway. यहाँ पर एयरवे से क्या मुराद है? अगर आपको मैं इसकी पिक्चर दिखाऊं, ये आपका एयरवे जो ब्रोंकाई
जो स्टेम करते हैं आगे और आगे की ब्रोंक्यूल्स बनाते हैं, बट यहाँ पर इन्होंने एयरवे कहा है ब्रोंकस को। ठीक है, ये आपका मेन ब्रोंकस है और आगे से ये डिवाइड करते हैं। तो कहीं भी किसी पोर्शन में, आपको पता है लंग्स के भी पोर्शन होते हैं, जो इस ब्रोंकस को, जो जिस पोर्शन को ये सप्लाई कर रहा है, आप देखो इसमें कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन है। यहाँ पर ऑब्वियसली देयर इज नो एयर एंट्री, तो यहाँ पर इस पोर्शन ऑफ लंग को क्या होगा, इट वुड कोलैप्स। ठीक है, आपको पता है एयर में ऑब्स्ट्रक्शन जो है, आपको भी पता होगा कि किस किस वजह से हो सकती है, तो मुझे बताने वाली बात ही नहीं। सो प्लीज आप अपने व्यूज शेयर करें कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन इस लेवल पर क्यों हो सकती है। ट्यूमर हो सकता है, ठीक है, और फॉरेन बॉडीज, वेरी गुड। ठीक है, बच्चों में ज्यादातर चांस होता है फॉरेन बॉडीज का, और ये ट्यूमर और फॉरेन बॉडीज तो सॉलिड पार्टिकल्स हैं। हाँ, एडीमा ठीक है, आपकी बात ठीक है, लेकिन एडीमा से ज़्यादा अगर हम इसको मोर स्पेसिफिकली ये कहें कि जो एक्सेसिव सिक्रीशंस है, हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा जो हमें स्टार्ट करना है अभी, वो ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेस पे है। ऑब्स्ट्रक्टिव, हम यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन की बात की है ना, ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेस में 4 एंटिटीज आती हैं, उनमें से 3 यहाँ पर आपको मैंने लिखी हुई, एजमा, ब्रोंकाइटिस और ब्रोंकिएक्टेसिस। और ये ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेस क्यों हैं? क्योंकि इनमें इतनी ज़्यादा एक्सेसिव कोपियस सिक्रीशंस होती हैं कि दे लीड टू, ऑब्वियसली दे लीड टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ दीज एयरवेज। और ये एयरवेज जो है ज़्यादा कॉमनली स्मॉलर ब्रोंकाई होते हैं। ठीक है, क्योंकि सिक्रीशंस हैं तो इतने सॉलिड पार्टिकल्स नहीं है। लार्जर ब्रोंकाई जो हैं वो ज़्यादातर ऑब्स्ट्रक्ट होते हैं फॉरेन बॉडी से या कुछ सॉलिड पार्टिकल्स से। ठीक है, ये जो स्मॉलर ब्रोंकाई हैं, दे आर प्रोन ऑफ गेटिंग ऑब्स्ट्रक्टेड बाय दीज एक्सेसिव सिक्रीशंस ड्यू टू these obstructive diseases, जिनमें से 3 ये हैं, इसके अलावा एम्फाइसीमा। सो नाउ यू नो कि ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेस कौन से हैं लंग्स के। प्लीज रिस्पॉन्ड। एजमा, chronic bronchitis, bronchiectasis and emphysema. Okay, very good. So resorption atelectasis के बारे में आपको क्या पता चला है कि it is due to complete obstruction, इसमें partial नहीं। ठीक है, complete obstruction है, और ये क्यों होगी, ड्यू टू या कोई सॉलिड पार्टिकल्स हैं जैसे ट्यूमर, फॉरेन बॉडी वगैरह, या फिर एक्सेसिव सिक्रीशंस ड्यू टू सम ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेस जैसे कि एजमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकिएक्टेसिस। कुछ पोस्ट ऑपरेटिव केसेस हैं, उनमें भी एक्सेसिव सिक्रीशंस होती हैं। ठीक है, पर कहने का मकसद ये कि जो भी कंडीशंस हैं जिनमें एक्सेसिव सिक्रीशन है, उनमें देयर वुड बी रिजॉर्प्शन एटेलेक्टेसिस। इसमें मीडियास्टिनम कहाँ शिफ्ट करेगा, टुवर्ड्स द एटेलेक्टेटिव लंग। ठीक है जी, ये आप इसकी पिक्चर भी देख लो, ये है रिजॉर्प्शन एटेलेक्टेसिस। यहाँ पे मीडियास्टिनम जो है ये शिफ्ट कर जाएगा इस कोलैप्स्ड लंग की तरफ। ठीक है, गेटिंग व्हाट पॉइंट? आई एम गोइंग वेरी स्लो so all of you can understand. Okay, इसके बाद आ जाता है आपका कॉन्ट्रैक्शन एपिलेक्टेसिस। कॉन्ट्रैक्शन एज द नेम इंडिकेट्स, लंग आपका कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और कॉन्ट्रैक्शन आपको पता है क्यों होती है, जहां भी कहीं प्लूरल फाइब्रोसिस होगी। ठीक है, प्लूरल फाइब्रोसिस है, लंग के पैरेंकाइमा की अपनी फाइब्रोसिस नहीं है, जो प्लूरा कवरिंग है वो फाइब्रोस करेगा। ठीक है, there would be reduced oxygenation obviously and this predisposes to infections. कुछ केसेस ऐसे हैं, कुछ जेनेटिक केसेस भी ऐसे हैं जिनमें ज़्यादा प्रीडिस्पोज होता है इंडिविजुअल टू फाइब्रोसिस,
वो शायद हो सकता है रिवर्सिबल डिसऑर्डर्स ना हो, मगर कुछ इन्फेक्शन वगैरह होते हैं, कुछ इस तरह की ट्रीटेबल कॉजेज हैं, उनमें जो आपकी एटेलेक्टेसिस है, इट इज़ क्वाइट रिवर्सिबल। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन एटेलेक्टेसिस की पिक्चर आप यहाँ देख लो। ठीक है, ये नॉर्मल वॉल्यूम था लगता, ये फाइब्रोस फ्लूरा है कवरिंग, और ये आपका एटेलेक्टेटिक लंग। इसमें भी मीडियास्टम को कहाँ शिफ्ट करना चाहिए? Where should the mediastinum shift in case of contraction epilepticus? तो जहाँ पर obviously negative pressure होगा, why not the same side? बेटा जहाँ भी नेगेटिव प्रेशर डेवलप हो रहा है ना, आपने वहीं पे mediastinum को शिफ्ट करना है। ठीक है, गॉट इट? अब अगर आप नेक्स्ट जो देखोगे ना, कंप्रेशन एपिलेक्टेसिस, उसमें आपको समझ आएगी कि व्हाई इज इट शिफ्टिंग टुवर्ड्स द अदर साइड। ठीक है, ओके जी, कमिंग ऑन टू कंप्रेशन एपिलेक्टेसिस। ये किस वजह से होगी? व्हेन सिग्निफिकेंट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, वो ट्रांसुडेट या एक्सुडेट बोथ हो सकता है, ब्लड भी हो सकता है, ट्यूमर कोई पार्टिकल हो, एयर हो, इट accumulates within the pleural cavity. With compression atelectasis, mediastinum shifts away from the affected site. ठीक है जी, okay, is it clear now? Okay, now you got my point. Why compression atelectasis में it moves away from the affected lung. यहाँ पे आप इसकी पिक्चर भी देख लो। कंप्रेशन atelectasis में फ्लूइड इकट्ठा किया हुआ है इन्होंने प्लूरल कैविटी में, तो यहाँ पर आप देखो पॉजिटिव प्रेशर डेवलप हो रहा है। ये पॉजिटिव प्रेशर कहाँ पे मीडियास्टिनम को शिफ्ट करेगा? टुवर्ड्स दी ऑपोजिट साइड। रेहान, कैन यू हियर मी नाउ? Now can you hear me? Now Rehan and everybody else, is it clear now? Okay. Do you want me to repeat it? Okay, सारा repeat कर दें। Okay, we'll quickly go through it. Why is it कि कुछ लोगों के लिए वॉइस ठीक नहीं है और बाकी लोग जो है उनके लिए ठीक है? Some people are saying not to repeat it. Obviously, they must have heard something. Let's just quickly go through it. Okay. Atelectasis is, आपको बताया है, collapse of the previously inflated lung, या फिर neonates के केस में incomplete expansion. ठीक है. Yes, maybe it is due to connection error. ठीक है. Resorption atelectasis, इसकी तीन टाइप्स हैं बेसिकली।
कौन कौन सी? प्लीज रिस्पॉन्ड. रिजॉर्प्शन, कॉन्ट्रैक्शन एंड कंप्रेशन. ओके, वेरी गुड. रिजॉर्प्शन एटलेक्टेसिस में क्या है आपको पता है? ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से. बेसिकली ऑब्स्ट्रक्शन के दो कॉजेज हमने यहाँ पर किए हैं, या ड्यू टू सिक्रीशंस हैं या फिर कोई सॉलिड पार्टिकल्स हैं जैसे कि ट्यूमर बॉडीज या फिर फॉरेन बॉडीज. सिक्रीशंस जो हैं दीज आर मेनली ड्यू टू सम ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेस. ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेस मैंने आपको बताई हैं 4, जैसे कि एस्मा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकिएक्टेसिस एंड एम्फाइसीमा, या फिर कुछ पोस्ट ऑपरेटिव केसेस में भी हो सकता है. आर यू विद मी रेहान? ओके, गुड. रिसॉर्प्शन एटलेक्टेसिस के बाद देयर इज कंप्रेशन एटलेक्टेसिस. रिसॉर्प्शन एटलेक्टेसिस में आप लोग मुझे बताओ मीडियास्टिनम कहाँ पर शिफ्ट करेगा? मीडियास्टिनम कहाँ शिफ्ट करना चाहिए? हाँ, वेरी गुड. कंप्रेशन एटलेक्टेसिस, कॉन्ट्रैक्शन एटलेक्टेसिस हम पहले करते हैं. उसमें क्या था? देयर इज फाइब्रोसिस ऑफ द प्लूरा दैट इज कवरिंग द लंग. Obviously इसमें reduced oxygenation है which predisposes to infections. Activated lung contraction के केस में मीडियास्टिनम को कहाँ शिफ्ट कराएगी? कहाँ शिफ्ट कराएगी बेटा? अवे मीडियास्टिनम मूव करेगा तब जब यहाँ पर कोई पॉजिटिव प्रेशर है. ठीक है. फाइब्रोसिस और रिजॉर्प्शन के केस में आपको पता है, दोनों देख लो आप पिक्चर, रिजॉर्प्शन और ये कॉन्ट्रैक्शन, इसमें ये एम्प्टी स्पेस डेवलप हुई है ना यहाँ पर. जब भी यहाँ पर नेगेटिव प्रेशर है तो ये मूव करेगा मीडियास्टिनम को टुवर्ड्स द अफेक्टेड साइड. वेरी गुड. ठीक है. यहाँ पर इस फ्लूइड या एयर की वजह से देयर इज पॉजिटिव प्रेशर. ये इस मीडियास्टिनम को शिफ्ट करेगा अवे फ्रॉम द अफेक्टेड साइड. गेटिंग इट? प्लीज रिस्पॉन्ड इफ यू गॉट इट. ओके, ठीक है जी. कॉन्ट्रैक्शन के बाद कंप्रेशन, वही इट इज ड्यू टू fluid, air, blood, anything in the pleural cavity. Compression atelectasis में mediastinum shifts away from the affected lung. Okay, okay. We are done with atelectasis, and now let us jump to pleural effusion. थोड़ा सा आप लोग pleural effusion का पहले भी आइडिया होगा. ठीक है. Pleural effusion जो है वो it may be due to primary या secondary causes. और ये प्राइमरी सेकेंडरी कॉजेज दोनों इन्फ्लेमेटरी नॉन इन्फ्लेमेटरी दोनों हो सकते हैं. ठीक है. नॉर्मली जो फ्लूइड है 15 ml से ज़्यादा नहीं होता एंड इट इज़ बेसिकली एसेल्युलर. इसमें कोई इनफिल्ट्रेट नहीं होता. इट इज़ क्लियर फ्लूइड दैट ल्यूब्रिकेट्स द प्लूरल सर्फेसेस. कॉजेज मैंने आपके लिए हाईलाइट किए हैं इसकी. It may be due to increased hydrostatic pressure. Increased hydrostatic pressure क्यों है यहाँ पर? Due to congestive heart failure. Vascular permeability आपको पता है इन्फेक्शन में ही इंक्रीज होगी, फॉर एग्जाम्पल निमोनिया में. ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों डिक्रीज हो रहा है? जिसमें आपकी प्रोटीन लॉस हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल नेफ्रोटिक सिंड्रोम. इंक्रीज इंट्राप्लूरल नेगेटिव प्रेशर, अभी हमने बात की थी नेगेटिव प्रेशर कहाँ पे डेवलप हो रहा है? एटलेक्टेसिस में. एंड डिक्रीज लिम्फेटिक ड्रेनेज. और ये लिम्फेटिक ड्रेनेज कब डिक्रीज होती है? जब ऑब्वियसली आपको पता है कोई मेटास्टेसिस वगैरह हो रही होती है, लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट होती है. तो लिम्फ नोड इज बर्डन्ड विद malignant cells. तो लिम्फेटिक ड्रेनेज को ये इफेक्ट करते हैं. इन मीडियास्टिनल कार्सिनोमास, एनी कार्सिनोमास,
ठीक है, ये कॉजेज आपको सबको क्लियर है इसकी? आपसे पेपर में भी कॉजेज का आ जाता है क्वेश्चन, आपने ये 5 कॉजेज विद एग्जांपल मेंशन कर देंगे, ठीक है? ओके, इन्फ्लेमेटरी प्लूरल इफ्यूजन जो है, अगर हम इसका केमिकली देखें तो सीरस, सीरोफिब्रिनस या फिब्रिनस सब हो सकते हैं, ठीक है? मोस्ट कॉमनली इन्फेक्शंस सबसे पहले तो निमोनिया कहेंगे हम, उसके बाद टीबी, उसके अलावा कुछ इन्फार्क्ट्स में लंग एब्सेस या ब्रोंकिएक्टेसिस। ब्रोंकिएक्टेसिस यहाँ पर क्यों उन्होंने कहा है, क्योंकि ब्रोंकिएक्टेसिस एक ऐसा डिजीज है जिसमें बहुत फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होता है, एंड इट इज बेसिकली ड्यू टू रिपीटेड इन्फेक्शंस, ठीक है? सो उस केस में भी ये प्लूरल इफ्यूजन जो है वो डेवलप हो जाती है। अच्छा जी, और कौन सी डिजीजेस हैं? रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एसएलई, बुलिमिया, कोई सिस्टमिक इन्फेक्शंस, मेटास्टैटिक इन्वॉल्वमेंट ऑफ द प्लूरा, ये सारी सीरस और सीरोफिब्रिनस प्लूराइटिस कराते हैं। रेडिएशन थेरेपी में भी सीरोफिब्रिनस प्लूराइटिस होगा, ठीक है? व्हाट इज पुरुलेंट? pus containing, very good. So आपको पता है कि even pus containing discharge भी है, so this is also an entity of that is included in the pleural effusion, और वो क्यों हो सकती है? ऑब्वियसली ड्यू टू इन्फेक्शंस, या बैक्टीरियल या कोई माइकोटिक सीडिंग हो ऑफ प्लूरल स्पेस, या फिर कोई स्प्रेड हो रहा है फ्रॉम द इंट्रापल्मोनरी इन्फेक्शंस, जो कि निमोनिया जैसे हो गया, ठीक है? बट ओकेजनली लिम्फेटिक या हेमाटोजेनस डिसेमिनेशन से भी हो सकता है फ्रॉम अ डिस्टेंट सोर्स। इसके अलावा डायफ्राम से नीचे जो इन्फेक्शंस हो रही होती हैं वो अलोंग द डायफ्राम भी, जैसे कि लिवर एब्सेस होती है, वो कंटिन्यूटी में प्लूरल स्पेस को इफेक्ट कर सकती है। सो एम्पाइमा के हमने क्या क्या कॉजेज देखे हैं यहाँ पर? एक तो ये कि डायरेक्ट प्लूरा का अपना इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल या माइकोटिक एनी इन्फेक्शन। दूसरा ये कि अगर कोई इंट्रापल्मोनरी इन्फेक्शन है, इंट्रापल्मोनरी से इनका क्या मुराद है? कोई टीबी हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, ठीक है? या फिर कोई डिस्टेंट इन्फेक्शन है और वो लिम्फेटिक या हेमाटोजेनस स्प्रेड से आपके इसमें लंग्स प्लूरा को इन्वॉल्व कर रहे हैं, या फिर ये कि डायफ्राम से बिलो जो इन्फेक्शंस हैं, और उससे बिलो ऑब्वियसली आपको पता है लिवर एब्सेस भी कंटिन्यूटी में डायफ्राम के अलोंग स्प्रेड कर सकता है इनटू द प्लूरा। और ये ज्यादातर कहाँ पर कॉमन होगा, किस साइड पे? राइट और लेफ्ट? राइट, ओके। एम्पायमा अगर हम देखें तो हमें नजर किस तरह का आता है? लॉक्यूलेटेड होता है। लॉक्यूलेटेड का मतलब है कि इट इज नॉट फ्री फ्लोइंग, ठीक है? छोटे छोटे लॉक्यूल्स बने होते हैं और उसके अंदर ये पस एक्यूमुलेटेड होती है। वो भी येलो ग्रीन इन कलर, और आपको पता है जहाँ कहीं भी एक्यूट इन्फेक्शन हो वहाँ पर सबसे ज्यादा कॉमन इन्फिल्ट्रेट कौन सा होता है? कौन सा इन्फिल्ट्रेट होगा कॉमनली एक्यूट इन्फेक्शन में? रेहान, यस, आर यू विद अस? यस, न्यूट्रोफिल, वेरी गुड, ठीक है, ओके, यस। सो एम्पायमा जो है वो यूजली स्मॉल वॉल्यूम्स में होता है, बट बहुत बिगर लार्जर वॉल्यूम्स में भी हो सकता है, 500 to 1000 ml तक। इट मे रिजॉल्व बट मोर ऑफन एक्सुडेट ऑर्गेनाइजेस इनटू डेंस टफ फाइब्रस एडिशंस, ठीक है?
आपको पता है जहाँ कहीं भी ब्लड होगा पास होगी क्यूमुलेट, जब उसकी रेजोल्यूशन हीलिंग होनी है उसने क्या करना है, एडिशन बना देनी है, फाइब्रोसिस हो जाएगी वहाँ पे। सो जब फाइब्रोसिस हो रही है आपकी प्लूरल स्पेस में, तो ये क्या करेगी, आपकी प्लूरल स्पेस को खत्म कर देगी, ऑब्लिटरेट कर देगी, ठीक है। सो अगर यहाँ पर प्लूरल स्पेस में फाइब्रस एडिशंस डेवलप हो गई तो ये स्ट्रिक्टली लंग्स की एक्सपेंशन को अफेक्ट करेगी, ठीक है। हेमरेजिक प्लूराइटिस में सैंग्विनस होता है, इनफिल्ट्रेट एक्सुडेट सॉरी, इट इज ड्यू टू हेमरेजिक डायथीसिस। आपको पता है जो आपके ब्लड के कोagulation डिसऑर्डर्स हैं उनमें ये चीज़ हो सकती है, ड्यू टू रिकेट्सियल डिजीज या फिर कोई न्यूप्लास्टिक इन्वॉल्वमेंट ऑफ द प्लूरल कैविटी। Coming on to the non-inflammatory pleural effusion, collection of serous fluid within the pleural cavities are called as hydrothorax, ठीक है। हाइड्रोथोरैक्स में क्लियर फ्लूइड होगा, स्ट्रॉ कलर्ड होगा, अनलाइक एम्पाइमा जिसमें आपको बताया था किस तरह का था। एम्पाइमा और हाइड्रोथोरैक्स का जो फ्लूइड है इसमें क्या डिफरेंस है, वो पुरलेंट था, इट वाज येलो ग्रीन, और वो लॉक्यूलेटेड था, ये क्लियर और स्ट्रॉ कलर्ड होगा, ठीक है जी। हाइड्रोथोरैक्स या यूनिलैटरल होगा या बायलैटरल, और इसकी डिपेंडिंग ऑन द कॉज, जो कार्डियक फेलियर के कॉजेज हैं उसमें आप मुझे बताएं, यूनिलैटरल होगा या बायलैटरल होगा। कार्डियक कॉजेज में हाइड्रोथोरैक्स वुड बी यूनिलैटरल और बायलैटरल। इट वुड बी, कम ऑन, इट्स नॉट सो डिफिकल्ट बेटा। कार्डियक कॉजेज में, कार्डियक कॉज आपको पता है एक सिस्टेमिक कॉज है, इट वुड बी बायलैटरल। अगर एक किसी एक लंग की इन्वॉल्वमेंट है, प्लूरल फ्यूजन का तो कोई भी कॉज हो सकता है ना, ठीक है। जब एक साइड की इन्वॉल्वमेंट है तब यूनिलैटरल होगा, कार्डियक कॉजेज में इट वुड बी बायलैटरल। अच्छा जी, फ्लूइड एक्यूमुलेशन सिस्टेमिक डिजीजेस में भी हो सकता है, जैसे कि इट इज फाउंड इन रीनल फेलियर या फिर सिरोसिस ऑफ द लिवर, ठीक है। सो अगर आपको कोई पूछे नॉन इन्फ्लेमेटरी प्लूरल एफ्यूजन की क्या कॉजेज हैं, तो आप क्या कहेंगे, कार्डियक फेलियर है, उसके अलावा रीनल फेलियर या सिरोसिस है, ठीक है। ओके जी, कमिंग ऑन टू हीमोथोरैक्स। हीमोथोरैक्स आपको पता है क्या होगा, ब्लड इन द प्लूरल कैविटी। It is almost invariably a fatal complication of ruptured aortic aneurysm, trauma, या फिर post-operative. One thing that I would like to explain here is कि pleural effusion that is sanguineous and hemothorax, they are both separate entities. Please respond all of you जिनको ये समझ आ गया। Are you getting my point here? That a blood stained प्लूरल इफ्यूजन, जैसे आपको प्लूरल इफ्यूजन में पहले बताया था केमिकली, अगर आप देखो जो ब्लड स्टेन आपकी प्लूरल इफ्यूजन है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम हीमोथोरैक्स, ठीक है। हीमोथोरैक्स इज बेसिकली ब्लड इन द प्लूरल कैविटी, पूरा ब्लड ही है, ठीक है। और वो पूरा ब्लड क्यों होगा यहाँ पर, ड्यू टू ट्रॉमा, कोई एन्यूरिज्म है जो रप्चर कर गया, कोई वेस्कुलर ट्रॉमा और किसी किस्म का हुआ है, कोई कोई एक्सीडेंट वगैरह भी हो सकता है, या कोई इडियोपैथिक कॉज हो सकता है जैसे पोस्ट ऑपरेटिव भी, ठीक है। समझ आ गया सबको यहाँ पर। और वो जो पहले हमने किया था ना, ब्लड इन द प्लूरल कैविटी, वो और चीज था, ठीक है। इट वाज नॉट ड्यू टू ट्रॉमा, गेटिंग इट।
ओके, ठीक है। काइलोथोरैक्स, आपको पता है काइल जो है इट इज बेसिकली कम्स फ्रॉम मिल्की फ्लूइड जो कि लिम्फेटिक ओरिजिन का होता है। काइल इन द प्लूरल कैविटी क्यों होगा? ब्लड था तो वो ऑब्वियसली एनेरिज्म वगैरह के रप्चर की वजह से था। और यहाँ पे काइल जो फ्लूइड है आपका लिम्फेटिक फ्लूइड वो क्यों अक्यूमुलेट होगा इन द प्लूरल कैविटी? ड्यू टू ट्रॉमा विद थोरेसिक डक्ट या फिर इसकी ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, हाँ गुड, शाबाश। इसके अलावा इन्हीं डक्ट्स की जो ऑब्स्ट्रक्शन है ड्यू टू सम मैलिग्नेंसीज कोई भी कॉज हो सकती है। कैंसर दैट अराइज विद इन द थोरेसिक कैविटी वो इन्वेड करेंगे इन लिम्फेटिक्स को और ऑब्स्ट्रक्शन करेंगे। या फिर कोई डिस्टेंट कैंसर है जो मेटास्टेसाइज करके इन लिम्फेटिक्स में आ गया, ठीक है, वो भी प्रोड्यूस करेगा ऑब्स्ट्रक्शन। सो या तो इन डक्ट्स का इस ट्रॉमा था या इनकी ऑब्स्ट्रक्शन थी। ऑब्स्ट्रक्शन क्यों है? ड्यू टू सम मैलिग्नेंट कॉज। मैलिग्नेंसी उस डक्ट की अपनी भी हो सकती है थोरेसिक कैविटी की, या फिर कोई डिस्टेंट कैंसर है दैट मेटास्टेसाइजेस through these lymphatics and it grows in the lymphatic ducts eventually. ठीक है, are you with me? ये बहुत छोटी छोटी एंटिटीज हैं that need to be covered, लेकिन हैं बहुत ही easy। आपको I'm trying to simplify them। जब आप एक दफा इसको रिवाइज करोगे I'm sure आपको समझ आ जाएगा। ठीक है जी, कमिंग ऑन टू नीमोथोरेक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटिटी है और इसकी कुछ टाइप्स भी हैं। हम देखें अगर सर्जिकली देखें तो भी इसकी कुछ टाइप्स हैं, हम पैथोलॉजिकली देखें तो भी इसकी कुछ टाइप्स हैं नीमोथोरेक्स की। व्हाट इज नीमोथोरेक्स आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने पहले किया होगा। व्हाट इज नीमोथोरेक्स? इट इज there is something that needs to be collected in the pleural cavity. It is air or gas in the pleural cavity. Most commonly it is due to emphysema, asthma and tuberculosis. एम्फाइसीमा, एज्मा और टीबी में कैसे कलेक्ट होती है एयर इन द प्लूरल कैविटी, मैं आपको आगे बताऊंगी जो हम ये डिजीजेस करेंगे। ठीक है जी, ज़्यादा कॉमन इसकी कॉजेज जो हैं निमोथोरिक्स की वो स्पॉन्टेनियस है, ट्रॉमेटिक है या थेरेप्यूटिक है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब है? अकर्स डी नोवो ऑन इट्स ओन। ठीक है, तो ट्रॉमेटिक कॉज हो सकता है, आपको पता है, उसकी वजह से भी एयर एक्यूमुलेट हो सकती है इन द प्लूरल कैविटी, या फिर कोई थेरेप्यूटिक कॉज। ये आप देख लो, ये यहाँ पर नॉर्मल तो नहीं हम इसको कह सकते, क्यों नहीं कह सकते मैं अभी आपको बताऊंगी। बट यहाँ पर पूरा कवरिंग जो है उसमें कोई प्लूरल कैविटी में सॉरी कोई एयर नहीं है। यहाँ पर क्या है, ये जो ब्लू कलर का आपको नजर आ रहा है सराउंडिंग द लंग, ये आपका एटेलेक्टेटिक लंग है और ये सारा जो है प्लूरल कैविटी में इट इज एयर। मैंने आपको बताया था इस साइड को हम नॉर्मल नहीं कह सकते, व्हाई नॉट? लेफ्ट साइड को हम नॉर्मल क्यों नहीं कह रहे? बेटा लंग कोलैप्स आपको राइट साइड पे नजर आ रहा है, यहाँ पर आपको लंग कोलैप्स लग रहा है लेफ्ट साइड पे, लंग कोलैप्स लग रहा है। व्हाट इज द पैथोलॉजी ऑन द लेफ्ट साइड? यस, कोलैप्स लंग इज ऑन द राइट साइड। नो फ्यूजन कौन कह रहा है? नो आयशा, फ्यूजन कहाँ है बेटा? यहाँ पे तो उन्होंने कहीं दिखाया ही नहीं। आप देख रहे हो मेडियास्टिनम किस साइड पे शिफ्ट हुआ हुआ? यहाँ पर जो है एयर है, ये पॉजिटिव प्रेशर एक्सर्ट कर रही है ये साइड ऑन दिस साइड, सो मेडियास्टिनम जो है शिफ्ट कर रहा है ऑन द लेफ्ट साइड। ठीक है, यहाँ पर ये पैथोलॉजी है।
ये लंग आपको इस तरह का क्यों नजर आ रहा है? आप समझ में आ गया? ठीक है, ये साइड मीडियस्टम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होने की वजह से थोड़ी सी स्मॉलर या कह लो कोलैप्स नजर आ रही है एज कम्पेयर टू दिस साइड। ये बेसिक पैथोलॉजी है। ठीक है, ओके। स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स may complicate any form of pulmonary disease that causes rupture of an alveolus. ठीक है, एब्सेस कैविटी हो सकती है that communicates either directly with the pleural space or with the lung interstitial tissue. आपको पता है दो साइड्स हैं, ऊपर की कवरिंग प्लूरा है, फिर लंग पेरेन्काइमा है, और लंग पेरेन्काइमा के अंदर क्या है? एल्वियोलाई। सो ये अगर आप देखो न्यूमोथोरैक्स हो रहा है तो ये कम्युनिकेशन कहाँ तक बनता है? प्लूरल कैविटी तक। Air may dissect through the lung substance or back through the mediastinum, eventually entering the pleural cavity. जब आपको पता है कि यहाँ पर एक कैनाल ही बन गया, एक स्पेस ही बन गया, तो ये एयर जो है वो कहीं भी कलेक्ट हो सकती है एंड इट मे एंटर द मीडियास्टिनम एज वेल, क्योंकि यहाँ पे प्लूरा में भी तो कोई पंक्चर है ना, प्लूरा। सो ये एयर मीडियास्टिनम में भी ट्रेवल कर सकती है एंड फ्रॉम मीडियास्टिनम बैक इनटू द प्लूरा एंड इंटरस्टिशियम। ये पॉइंट समझ में आ गया सबको? आपको पता है लंग्स की सबसे ऊपर वाली कवरिंग क्या है? प्लूरा। प्लूरा कवर करती है लंग पेरेन्काइमा को। ठीक है, लंग पेरेन्काइमा के अंदर क्या है? एक तो उसका इंटरस्टिशियल टिश्यू है और दूसरा क्या है? एल्वियोलाई। सो अगर कोई भी न्यूमोथोरैक्स जब हो रहा होता है जिस भी कॉज की वजह से, तो ये एयर की एंट्री और एग्जिट का चैनल कहाँ से कहाँ तक बन रहा है? प्लूरा से लेके अंदर तक, एल्वियोलस तक। ठीक है, अगर ये ब्रेक है प्लूरल कैविटी के अंदर, प्लूरल कैविटी के अंदर, तो आपका एयर जो है वो बाहर कहाँ पर आ जाएगी? प्लूरा के बाहर क्या है? मीडियास्टिनम है ना। तो ये चैनल बन जाता है एयर का। फिर यहाँ मीडियास्टिनम से एयर अंदर चली जाती है उसी ब्रेक के थ्रू, और फिर अंदर लंग के पेरेन्काइमा में और एल्वियोलस के अंदर। जस्ट ये पॉइंट है, इसमें कोई इतनी वो नहीं है डिफिकल्टी। अब समझ में आ गया आपको? ठीक है, ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरैक्स एज द नेम इंडिकेट्स तो परफोरेटिंग इंजरी की वजह से होगी, ड्यू टू चेस्ट वॉल इंजरी। ट्रॉमा जो है वो पीएच करेगा लंग को and provides two avenues for accumulation of air within the pleural spaces. ठीक है, Desorption of air in the pleural space occurs in spontaneous and traumatic pneumothorax, provided that the original communication seals itself. ठीक है, अगर जो इसका बाहर से कोई ट्रॉमा हुआ था, कोई अगर पंक्चर हुआ था प्लूरा, वो सील हो जाए तो अल्टीमेटली अंदर की जो एयर एक्यूमुलेट होती है न्यूमोथोरैक्स में वो स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व हो जाती है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस इडियोपैथिक न्यूमोथोरैक्स इज एनकाउंटर्ड इन रिलेटिवली यंग पीपल। ये आपको एमसीक्यू पॉइंट्स में भी आ सकता है कि व्हाट इज स्पॉन्टेनियस इडियोपैथिक न्यूमोथोरैक्स। इडियोपैथिक जिसका कोई कॉज हमें पता नहीं, स्पॉन्टेनियसली कि बैठे बैठे हो जाता है। इट seems to be due to rupture of small peripheral apical subpleural blebs। ठीक है, अब ये सबप्लूरल ब्लेब्स बन क्यों रहे हैं उसका कोई कॉज ऐसे नहीं पता। यंग पीपल में ये ज्यादा कॉमन है, उनके रप्चर की वजह से ये न्यूमोथोरैक्स डेवलप होता है। ठीक है, और ये भी स्पॉन्टेनियसली एयर खुद ही रिजॉल्व हो जाती है। रिकरेंट अटैक्स आर कॉमन एंड मे बी क्वाइट डिसेबलिंग। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जब एक पॉइंट पे दोबारा दोबारा कोई एल्वियोलस है जो वो रप्चर हो रहा है, तो वो अल्टीमेटली जो है वो लंग पेरेन्काइमा का इफेक्ट होगा। ठीक है जी, एटेलेक्टेसिस के आगे से
कॉन्सिक्वेंसेस क्या है आपने देखा है अभी पिक्चर में भी। कंप्रेशन एंड कोलैप्स ऑफ द लंग होगा एंड मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पूरे नीमोथोरिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट ही कह लो आप, टेंशन नीमोथोरिक्स। ठीक है, वो डेवलप क्यों होता है? ड्यू टू अ बॉल एंड फ्लैप मैकेनिज्म। आप लोग बहुत गौर से ये बात सुन लो, ठीक है। बॉल एंड फ्लैप मैकेनिज्म में क्या होगा कि कोई भी एयर, आपको पता है पूरा पंक्चर हुआ, एयर आपकी एंटर होगी इनटू द प्लूरल कैविटी। ओके, तो जिस साइड से पंक्चर हुआ था इट एक्ट्स एज अ फ्लैप। वो फ्लैप जो है एयर एंट्री के लिए तो खुल जाता है, मगर एयर एग्जिट के लिए इट क्लोजेज इटसेल्फ। ठीक है, सो अब एयर एंटर तो हो रही है बट एस्केप नहीं कर रही, सो दिस एक्ट्स एज अ फ्लैप। ये वेल्व एक बन जाता है। अब इसमें प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग प्रेशर, जब पेशेंट इंस्पायर कर रहा है तो क्या होगा, एक एयर तो एक्सपायर कर ही नहीं रही, सिर्फ इंस्पिरेशन हो रही है। अंदर प्रेशर को क्या होगा, इट विल इंक्रीज ग्रेजुअली। ठीक है, एंड दिस वुड क्रिएट टेंशन। सो प्लूरल कैविटी में बहुत ज्यादा टेंशन जब जब डेवलप होगी, प्रेशर जब डेवलप हो जाएगा, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं टेंशन न्यूमोथोरिक्स। ठीक है जी। अब इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि मीडिएशनल स्ट्रक्चर्स को और दूसरी लंग को क्या करेगी, कंप्रेस करेगी, जैसे मैंने आपको पिछले पिक्चर में दिखाया था। ये मीडिएशनम को भी और इस लंग को भी ये कंप्रेस कर रही है। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को? टेंशन न्यूमोथोरिक्स की समझ आ गई है? चलो वेरी गुड, अभी तक सब कुछ क्लियर है। रेहान ने 2 स्लाइड्स पहले की कहा था कि आप एक्सप्लेन कर दें, वो हम कर देंगे एंड के 5 मिनट्स में। आप लोग मुझे बता दो अभी तक, इफ यू आर विद मी, सब कुछ समझ आ गया है, कुछ चीज़ रिपीट तो नहीं करनी है। अदर देन व्हाट? आपको क्या समझ में नहीं आया रेहान? What is not clear? Okay, the introduction. So you guys want me to repeat the good posture syndrome one? इंट्रोडक्शन में आप लोगों को मैंने बताया है, गुड पास्चर सिंड्रोम इज एन ऑटोइम्यून डिजीज। ऑटोइम्यून का क्या मतलब है? देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज, किसी एक खास डोमेन के खिलाफ ही ये एंटीबॉडीज बनती हैं। इस केस में वो डोमेन कौन सी है? जो आपकी लंग पेरेंकाइमा के बेसमेंट मेम्ब्रेन है। अल्फा 3 चेन ऑफ कोलेजन 4 के अगेंस्ट ये एंटीबॉडीज बनेगी। यहाँ पे हम लंग की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऑब्वियसली हम लंग का चैप्टर पढ़ रहे हैं। ये एंटीबॉडीज इसी तरह इसी डोमेन के अगेंस्ट किडनी में भी बनती है। इसीलिए आपका जो क्लिनिकली ये डिजीज प्रेजेंट करता है, कौन कौन से ऑर्गन्स में? किडनी एंड लंग। ठीक है जी। आर यू विद मी? ओके, सो पेशेंट प्रेजेंट करेंगे विद हेमोप्टिसिस या फिर रीनल डिजीज के साथ। रीनल डिजीज में क्या है जी, इसमें बेसिकली ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है और अल्टीमेटली पेशेंट प्रेजेंट्स विद रैपिडली प्रोग्रेसिव
renal disease. ठीक है, it is mostly a disease of teens or 20s, and unlike other autoimmune diseases, it is a male predominant disease. ठीक है, बाकी जो autoimmune diseases है वो फीमेल predominant होते हैं। इसकी पैथोजेनेसिस में आपको पता है ऑटो एंटीबॉडीज किसके अगेंस्ट बन रही हैं? एंटी कोलेजन एंटीबॉडीज होती हैं, और इनकी फॉर्मेशन जो है, इनका ट्रिगर जो है बेसिकली इट इज अननोन, बट दो कॉजेज हैं। एक तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन में कुछ HLA सबटाइप्स होनी चाहिए इंडिविजुअल्स में, जैसे HLA-BRB1 1501 और 1502, और इसके साथ जो है कुछ इन्वायरमेंटल इंसल्ट्स। ठीक है, जैसे कि हमने पहले किया अभी स्मोकिंग। ठीक है जी, क्लिनिकली पेशेंट हेमोप्टिसिस के साथ प्रेजेंट करेगा, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस होगा, रेडियोग्राफ पे अगर आप देखो तो कंसोलिडेशंस नजर आएंगी, और इसका ट्रीटमेंट क्या है? रिमूवल ऑफ दीज एंटीबॉडीज बाय प्लाज्माफेरेसिस और इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी। मॉर्फोलॉजिकली अगर आप देखो तो लंग्स ऑन कट सेक्शन हैवी नजर आएंगी, रेड ब्राउन कंसोलिडेशन होगी ड्यू टू हेमरेज, और इसी हेमरेज की वजह से आपके एल्वियोलाई जो है वो दे वुड बी नेक्रोज्ड। ठीक है, एल्वियोलाई के अंदर आपको हेमरेज नजर आएगा, और माइक्रोफेजेस वुड बी हीमोसिडेंट लेडन, क्योंकि इतना ज़्यादा ब्लड कलेक्ट हो रहा है जब आपके लंग पैरेन्काइमा में, तो ये मैक्रोफेजेस उसको हीट अप करेंगे। इसी हेमरेज की वजह से देयर वुड बी फाइब्रस सेप्टा फॉर्मेशन, और आपके टाइप 2 लीमोसाइट्स जो है, क्योंकि वो नेक्रोज हो रहे थे, तो बाकी जो लीमोसाइट्स हैं उनको कॉम्पनसेट करने के लिए हाइपरट्रोफी हो जाएंगे, और देयर वुड बी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्लड इन एल्वियोलर स्पेसेस। ठीक है जी, आई होप इट्स क्लियर नाउ। I hope everything that we've done here is clear. You're welcome. And I would also like other students to participate as well. Okay, ji, thank you. We'll meet up tomorrow with a new topic. Most likely it would be obstructive lung diseases. तो हम 2 लेक्चर्स में करके कवर करेंगे।